Okay. So come to the portion chapter atom of the modern physics. कहने को तो ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है ना, बट है इंपॉर्टेंट पोर्शन किसका? केमिस्ट्री का, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके होते हैं 11th क्लास में। बट 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो कि भाई एटम क्या है, एटम का मॉडल कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, जो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उस पर बेस्ड टिपिकल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, दैट यू विल सी इन दिस एटम चैप्टर इन द फिजिक्स। और 11th क्लास में ही हम लोग जब एटम का मॉडल पढ़ाते हैं तो उसमें आपको ध्यान होगा, तो जब नोट्स मैंने बनवाए थे तो उसके साथ में उसका मॉडर्न फिजिक्स का रिलेशन भी बताया था, और उसकी स्टार्टिंग हुई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। मतलब अगर एटम चैप्टर केमिस्ट्री का 11th क्लास का एटम का चैप्टर आप देखें तो उसमें ऑलमोस्ट आपका यानी मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन कवर होता है। एटम यहाँ से शुरू नहीं कर रहा हूँ कि व्हाट इज एटम, बिकॉज यू आर इन 12th क्लास स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सबको पता है कि एटम क्या है, कहाँ से आया, एटम की प्रॉपर्टी क्या है। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टडी हियर। समझ में मेन इसका जो पोर्शन एटम के अंदर जो हमें स्टडी करना है और उसमें 11th में क्या कवर किया है। सो अगर 11th बिल्कुल ब्लैंक है, आपको 11th का कुछ भी ध्यान नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एटम चैप्टर ऑफ द 12th क्लास। एटलीस्ट यू हैव टू रिक्वायर्ड टू स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ऑफ द 11th क्लास वो जिसमें जिससे आपका बॉटम। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो 11th में क्या क्या पढ़ा गया है, किस ऑर्डर में देखा गया था और कहाँ हमें एटम से कनेक्ट करना है, दैट पॉइंट यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड अबाउट दिस। इट मीन्स यू हैव टू रिवाइज द नोट्स ऑफ द 11th क्लास वो जिसमें 11th क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन जब थॉमसन मॉडल पढ़ाया गया, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया गया, मैं डायरेक्ट इन मॉडल पर क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इन मॉडल्स को जानते हैं। ठीक है, हमने बोहर मॉडल भी देखा, लेकिन सबको बताया कि थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल के खत्म होने के ठीक बाद बोहर मॉडल नहीं आया था समझ में, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बीच में बहुत सालों का गैप है, और ये जो गैप फिलअप हुई, इस गैप में ही मॉडर्न फिजिक्स की ओरिजिन हुई थी। और आप सबको इतना भी जाने कि क्लासिकल फिजिक्स ही वो था जिसने रदरफोर्ड मॉडल को क्या किया था, फेल किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप सबको, मैक्सवेल ने कैसे रदरफोर्ड के मॉडल को फेल किया, हमने पूरी उसकी स्टोरी भी सुन रखी है, आप सबको पूरी कहानी पता है कि मैक्सवेल ने कैसे रदरफोर्ड के मॉडल को फेल किया था। बट जो स्टूडेंट जिनको ये सब बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि सर अभी तो 10 दिन पहले का याद नहीं होता है, कल क्या खाया था वही हमें याद नहीं है, तो साल भर पहले का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे याद होगा, है ना। वो तो बहुत पुराना टाइम हो गया है, अभी याद नहीं, बट आपको उसे नोट्स में से देखकर उसे कनेक्ट करना है उनमें। सो नोट्स नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। आज का जो टारगेट है हमारा वो है एटम से रिलेटेड इंडेक्सिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक, कि उस पर कैसे क्वेश्चन बैंक, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक यू कैन ईजीली मेक अ कमांड ऑन दिस चैप्टर। एंड फॉर अ जेई पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से दैट्स माई लास्ट 10 to 11 ईयर एक्सपीरियंस। जेई में बोहर मॉडल पे जो क्वेश्चन आता है वो केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में ही आता है। आप सोचेंगे कि बोहर मॉडल का जो क्वेश्चन है जिस पे टिपिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एनर्जी लेवल पे, स्पेक्ट्रम पे, लेमड़ा मैक्स लेमड़ा मिनिमम पे, और जिन लोगों को ये टर्म्स भी याद नहीं आ रही, क्लिक नहीं हो रही, तो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। वहाँ इन पे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब जेई के मेंस में आप देखेंगे। इवन इन नीट में भी अगर मैं बात करूँ तो नीट में जब जब क्वेश्चन आया तो फिजिक्स यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th का जो चैप्टर है उनमें, उसमें बेस्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री के पोर्शन में ना पूछकर कहाँ पूछा जाएगा, फिजिक्स में ही, वही फिजिक्स पोर्शन में आएगा। सो एटम क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक ऑफ एटम, मैं क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में ही इसको पूरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं डायरेक्ट उन्हीं में। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who discovered the electron? Who discovered the electron? And how they prove the presence of charge inside the atom? How they prove the presence of charge inside the atom? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन. नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एटॉमिक मॉडल्स. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एटॉमिक मॉडल्स. लिखो फटाफट. फर्स्ट, write down the postulates of Thomson model. Postulates of Thomson model. Thomson atomic model. Next, what is radioactivity? What is radioactivity? Radioactivity. Next, describe Geiger and Marsden experiment. Geiger and Marsden experiment of atomic model. Describe Geiger and Marsden experiment of atomic model. Next, diagrammatically and graphically, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये diagrammatically and graphically describe the observations of Geiger-Marsden experiment or Rutherford experiment. Diagrammatically and graphically describe the observations of Geiger and Marsden experiment. इसमें डायग्राम और ग्राफ दोनों चाहिए. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द explanation of Rutherford experiment. Write a short note on the experiment of, write a short note on the explanation of, write a short note on the explanation of Rutherford's experiment. Rutherford atomic model experiment. Rutherford atomic model experiment. Next, write a short note on alpha particle trajectory. Alpha particle trajectory. इसके और में लिखिए, what is impact parameter? What is impact parameter and how it helps to determine the alpha particle trajectory. Alpha particle trajectory. Now put up a heading, question based on application of Rutherford model. Question based on application of Rutherford model.
लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ब्रैकेट में लिख लेना और नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच how it helps in determining the size of nucleus, how it helps in determining the size of nucleus. ठीक है, सो इतने क्वेश्चंस हुए, ये पहला पार्ट है मुझ में, और लिख लो एक अच्छा, चलो उसके बाद में लिख लेंगे इनका। यहाँ तक ये कई सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे 11th क्लास के नोट से कवर होते हैं, तो मैं शॉर्ट में सारा रिवाइज करा रहा हूँ मुझे में ना, दैट्स वी विल रिवाइज ऑल दिस पॉइंट्स मुझे में। लेकिन जो ये वाला सेक्शन आएगा, अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट विल सी कि ये क्या कहना चाह रहा है उनका, और क्या हम 11th में पढ़ते हैं और क्या 11th में हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो पॉइंट्स आपको वहाँ से नोट डाउन करना है, लिखना है ना। उन पॉइंट्स के लिए इतना यहाँ पर में टाइम नहीं कि एक एक पॉइंट डिक्टेट करा रहे, नोट करा रहे हैं, उनके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है। नाउ कम टू डायरेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये तो आप सबको याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में यूनिवर्स का, यूनिवर्स इक्वल टू मैटर प्लस एनर्जी, और कहा था कि पूरा यूनिवर्स इन दो पैरामीटर से ही मिलके बना है। अगर मैं कहूँ तो इस क्लासरूम में भी सिर्फ दो ही हैं, मैटर एंड एनर्जी। आप, मैं, हम सब क्या है, मैटर है। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड एनर्जी, पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड सिर्फ इन्हीं दो उनमें। और एवरी मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम, एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स आर अनकटेबल, क्योंकि एटम शब्द ही कहाँ से आया है, एटोमिया, द वर्ड एटोमिया। सो एटम शब्द का जब एटोमिया का मतलब था अनकटेबल, ये डाल्टन ने कहा था। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया उनमें और कुछ नए फिनोमिनाज एक्सपेरिमेंट्स आते गए, उसमें आप सबको याद आ रहा होगा सर विलियम क्रुक्स का कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उनमें द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाय सर विलियम क्रुक्स, एंड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट एट वेरी वेरी लो प्रेशर एंड अंडर हाई वोल्टेज द एयर द गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी चार्ज आया था, याद आ रहा है उनमें। सो सर विलियम क्रुक्स का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब मुझमें जिसमें कुछ एयर के पार्टिकल्स को रखे थे, याद आ रहा है, यहां से उसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया। यहाँ 10,000 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया गया था और बहुत कम प्रेशर था समझ में। और आप सबको यहाँ याद हो तो हमने यहाँ पर एक एमीटर लगा रखा था जो डिफ्लेक्शन के लिए था। इनिशियल स्टेज में यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर कम करते जाते हो, वोल्टेज नहीं बढ़ा रहे हम, प्रेशर कम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसमें डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन का आना इस बात को शो कर रहा था कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी ये सर्किट कैसा है, इनकम्प्लीट है। सो ये जो विलियम क्रुक्स का कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट समथिंग इज इनसाइड द एटम व्हिच इज नेगेटिवली इन चार्ज, क्योंकि इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव, वो यहाँ पर आ रही, और ऐसे कुछ उन्हें रेज जाते हुए दिखी थी। ठीक है, तो आई एम नॉट रिवाइजिंग अ कंप्लीट एक्सपेरिमेंट हियर, बट दिस एक्सपेरिमेंट इज प्रूव दैट समथिंग इज इनसाइड द एटम, और वो भी कैसा है, वो नेगेटिवली चार्ज है। उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कंफर्मली फाइनलाइज किया जे थॉमसन ने, एंड दे गिवन अ नेम इलेक्ट्रॉन। जब एटम के अंदर अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड वी ऑल नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, and as a 12th class student all of you know the difference between chargeless and electrically neutral। even I am not wasting a time in asking, मुझे पता है कई लोग एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं आएगा कि चार्जलेस और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब उसमें चार्ज है बट इक्वल एंड अपोजिट।
सो अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली उसमें पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा। सो नेगेटिव है और पॉजिटिव है, नेगेटिव को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव की बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी, द गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट, सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, वो यहाँ नहीं आती, उसका 12th की फिजिक्स में एटम से संबंध नहीं है। मतलब वो है कि वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट इन्होंने इंट्रोडक्शन में कवर किया है कि आपको ये देख लेना चाहिए एक बार। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मुझ में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम, यस, मुझ में प्रोटॉन +1.6 × 10⁻19 कूलम, दोनों में चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 टू, और न्यूट्रॉन चार्ज तो 0 है 1.685 एंड न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन, कितने %? 0.18%। न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। ये सारी जानकारी कहाँ है भाई? हमने 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में ये सब पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके पास हैं, मैंने ये बहुत अच्छे से लिखवाया भी है कि न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। सो इलेक्ट्रॉन में चार्ज और मास का डिफरेंस आपको ध्यान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, न्यूट्रॉन का क्या है, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कि किसकी डिस्कवरी नहीं हो जाए, रेडियो एक्टिविटी। पूरी कहानी को जरा याद करोगे तो आपको पूरी स्टोरी याद आएगी। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हो गई और मॉडल, थॉमसन का मॉडल भी आ गया, तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। इवन रदरफोर्ड का मॉडल भी आ गया, तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। अगर रदरफोर्ड मॉडल से पहले न्यूट्रॉन डिस्कवर हो जाता तो रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूट्रॉन का भी डिस्क्रिप्शन होता। कुछ बात समझ में आ रही है? थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पार्ट है। उनमें सबसे पहले नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, देन गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये कैसे रहते हैं, उनमें उनका अरेंजमेंट कैसा है, हाउ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, उनमें उसे सबसे पहली बार थॉमसन ने एक मॉडल का रूप दिया। उन्होंने एक मॉडल प्रिस्क्राइब किया, लेकिन बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने एजम्पशंस दिए, थ्योरेटिकल एजम्पशंस उन्होंने दिए। सो इलेक्ट्रॉन, स्टेप क्लियर हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और उसके बाद आ गया थॉमसन का मॉडल, लेकिन न्यूट्रॉन अभी नहीं आया था। तो आपके इंडेक्स में सबसे पहले आता है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या है? व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन मॉडल? फर्स्ट पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एटम्स आर स्फेरिकल। सबसे पहली बार, हालांकि डाल्टन ने इस बात को बता दिया था, डाल्टन के ही पॉइंट को इन्होंने रिपीट किया। और ध्यान रखना, जब मैं कंपैरिजन पढ़ाऊंगा तब भी बोलूंगा कि रदरफोर्ड ने भी इस लाइन को क्या किया था, रिपीट। और आज तक यही हो रहा है, हम एटम को क्या मानते आ रहे हैं, स्फेरिकल। सो एटम्स आर स्फेरिकल, एटम्स आर स्फेरिकल। सेकेंड पॉइंट which is of Thomson model, inside the atom, inside the atom the positive charge of the atom is completely distributed। मतलब अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो उन्होंने क्या कहा था कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कहां है भाई, inside the atom positive charge, the complete positive charge of the atom is uniformly distributed inside the atom. Complete positive charge uniformly distributed inside the atom. And negative charge particles, electrons are embedded on this and they are appear just like a plum pudding, यानी इसे हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। So Thomson model, which is also known as plum pudding model, इसे आप वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हो, है ना। आई एम गोइंग इन फास्ट मोड बिकॉज दिस आर पार्ट ऑफ द 11th क्लास एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो वी विल नॉट वेस्टिंग अ टाइम।
मैं इसलिए इसके पॉइंट्स को लिखने का टाइम भी नहीं दूंगा और लिखवाऊंगा। एटम्स आर स्फेरिकल, उनमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज द एटम is uniformly distributed inside the atom. Negative charge particle are embedded in this. It means atom is electrically neutral. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थॉमसन ने जब ये मॉडल दिया उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे कुछ भी करके एटम को क्या बनाना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसका मॉडल में कोई, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ही नहीं था, ना ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट थे, ना कोई ऐसा वे था जिससे वो इसको प्रूव कर सकता या एटम के अंदर देखकर उसका मॉडल बना सकता। उन्हें तो सिर्फ क्या देना थे, एजम्पशंस, एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स अपने रखना थे, क्या बताने। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, थॉमसन। क्रेडिट किसको जाता है, थॉमसन को, विलियम क्रूक्स को नहीं जाता। क्योंकि विलियम क्रूक ने तो सिर्फ इतना बताया कि एयर कंडक्टर होती है, कब, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे, जबकि सबको क्या पता है कि एयर इज बैड कंडक्टर। उनमें तो हम ये एक्सप्लेन, उन्होंने जो ये बात रखी थी उनमें उसको वेरीफाई करके पूरा डिटेल्स में। और थॉमसन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था वो था स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू को फाइंड करना, जिसकी वैल्यू सिर्फ 2 ही स्टूडेंट बताएंगे मुझ में, राहुल या मुनाफ में से। E/m की वैल्यू, यूनिट कूलम पर किलोग्राम। वेरी गुड, दिस इज नोन एज E/m वैल्यू। स्पेसिफिक चार्ज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। बताइए समझ में, ये स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू है मुझ में, E/m वैल्यू। और इस कैथोड रे ट्यूब में कोई सी भी गैस ले लो, मुझ में E/m की वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब ये फिक्स होती है। लेकिन एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव के लिए ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव वाले P/m की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो बदलते रहती है। जैसी गैस वैसी P/m की वैल्यू। इसे स्पेसिफिक चार्ज रेशो, इसे स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू बोली जाती है, ठीक है। और पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर में उठा के देखोगे तो नीट में स्पेशली, जेईई वाले इतना फोकस नहीं करते, लेकिन नीट के अगर पुराने क्वेश्चन देखोगे या दूसरी अदर स्टेट एग्जाम्स की बात करोगे, KCET की, RCET, MPPET, उस टाइम पे E/m की वैल्यू बारे में पूछा जाता था। और पूछा था कि E/m इज यूनिवर्सली फिक्स्ड, इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट लाइक दैट, बट P/m इज नॉट। व्हाई, मुझ में सो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं मुझ में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिटेल, है ना, हम सब देख चुके हैं। आपको सोचना है, जिसको नहीं मिलता है वो मुझसे पूछ सकता है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट ओनली द चार्ज while complete mass of the atom is also uniformly, word पे ध्यान देना, complete mass of the atom is also, so not only the charge while complete mass of the atom is also uniformly distributed, कहाँ पे, inside the atom, ठीक है। पूरे एटम के अंदर सिर्फ चार्ज ही नहीं, मास। अब पूरे मास में यूनिफॉर्मली कौन फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब पूरा मास किसके पास है, एटम के पूरे मास की दारोमदार किसने ले रखी है, प्रोटॉन ने, पॉजिटिव चार्ज। मतलब मास ऑफ द एटम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोटॉन। किसके कंट्रोल में है, प्रोटॉन के कंट्रोल में है, ठीक है। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन मॉडल। लेकिन ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसके लिमिटेशन मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि इसके लिमिटेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखने जाए तो बहुत सारे लिमिटेशन है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ ये पॉइंट्स, बिकॉज दे डिडंट गिव अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम में एम्बेडेड है, लेकिन कैसे है उसमें। और जैसे जैसे भी नई नई डिस्कवरी होती गई, जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थॉमसन मॉडल इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड फॉर हैवी एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था। तो ये पूरा मॉडल जो है वो फेल हो गया। लेकिन इसे प्रॉपरली फेल किसने किया, रदरफोर्ड यानी गाइगर एंड मार्सडन के एक्सपेरिमेंट ने, उनमें किसने फेल किया। एंड हु इज गाइगर एंड मार्सडन, स्टूडेंट ऑफ, वेरी यंग स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड, बहुत छोटी उम्र के थे, कॉलेज में पढ़ ही रहे थे, और कॉलेज में पढ़ने के दौरान
अपने प्रोफेसर रदरफोर्ड के अंडर में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। गाइड वो करते जा रहे थे, सिर्फ बताते जा रहे थे, पूरा प्रैक्टिकल बेस गाइगर एंड मार्सडन ने रेडी किया था। बट गाइगर एंड मार्सडन तब तक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे जब तक हेनरी बैक्वेरल रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी नहीं करते। और यही हमारी पूरी स्टोरी है। थॉमसन के मॉडल के बाद रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की, वो किसने की? हेनरी बैक्वेरल ने। और हेनरी बैक्वेरल से मैडम क्यूरी के पास गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वहाँ से रदरफोर्ड के पास आया उनमें, और उन्हें पता चला कि ये जो पार्टिकल है इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती है जो पॉजिटिवली चार्ज भी होती है और नेगेटिवली चार्ज भी होती है, अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो आपको 11th क्लास का फिर से याद करना है कि थॉमसन मॉडल के बाद आपको स्टोरी याद रखना है कि इसके बाद क्या है भाई? रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलेंगे उसे? और हेनरी बैक्वेरल, अब मैं वो पूरी कहानी नहीं बता रहा कि भाई हेनरी बैक्वेरल कौन थे, कहाँ काम करते थे, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है, वो सब आपको ध्यान है भाई, है ना, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर से अगर ये सुनना हो तो कुछ हमारे पुराने वीडियोस भी अवेलेबल है ना, उसमें भी मैंने डाल रखा है, इतना दिक्कत नहीं। सो हेनरी बैक्वेरल का वो जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक लेड बॉक्स में लिया था, 3 सामने प्लेट लगाई थी। मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ तो आपको एक थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। याद आ रहा है? एयर वाले नहीं, बोर्ड वालों को भाई। ऐसा एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पर उन्होंने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा था। ये पूरा लेड बॉक्स है क्योंकि इधर आसपास से नहीं निकलना चाहिए थी, और इसको भी थोड़ा सा हम ऐसा पैक कर देते हैं कि ताकि रेडिएशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए। और यहाँ सामने उन्होंने 3 प्लेट लगाई थी, ठीक है, रोटेटिंग प्लेट थी। एक प्लेट को उन्होंने चार्ज दिया पॉजिटिव, एक प्लेट को दिया नेगेटिव चार्ज, समझ में, और ये न्यूट्रल है। तो कुछ रेडिएशन जो है वो इधर चली गई, कुछ रेडिएशन इधर चली गई, और कुछ रेडिएशन सीधे आ गई थी। जो रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई उन्हें नाम दिया उन्होंने बीटा। सो बीटा रेज, ये बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, समझ में, एंड गामा पार्टिकल। सो रेडियो एक्टिविटी ने इस बात की मोहर लगा दी थी। मोहर लगाना मतलब कंफर्मेशन दे देना, वो सिक्का लगा देना, मुझ में। जब तक आप कहीं जाओ मुझ में और स्टाम्प पे अगर सिक्का नहीं हो गया, सबने जिन्होंने EWS बनाया उनको पता होगा सिक्के का इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो ये क्या बात हुई, उन्होंने मोहर लगा दी। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या है? एक मैटर है, और मैटर में से क्या निकल रहा है? चार्ज रेडिएशन। इट शोज दैट अ प्रेजेंस ऑफ चार्ज इनसाइड द एटम। जो लोग ये सोचते थे कि थॉमसन ने कोई गप मार दी होगी, कहीं से चार्ज आ गया होगा, या अचानक से कोई एयर कंडक्टर बन गई, उनमें उन सभी की बोलतियाँ बंद करने वाला एक्सपेरिमेंट था हेनरी बैक्वेरल का एक्सपेरिमेंट। हेनरी बैक्वेरल ने जो एक्सपेरिमेंट किया मुझ में, उसने उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये मैटर है और इसमें से चार्ज निकल रहा है, और वो इस प्लेट की तरफ जाकर हीट भी कर रहा है। तो जब अल्फा पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, इसकी प्रॉपर्टीज पता चली बहुत सारी मुझ में, इसका मास, इसका चार्ज, एंड अल्फा पार्टिकल इज जस्ट लाइक अ हीलियम, ठीक है, इज जस्ट लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस, यस, क्योंकि इस पे मास और चार्ज उतना ही होता है जैसा हीलियम के न्यूक्लियस में होता है, यस और नो। इसका मास भी कितना है? 4, जैसा हीलियम के एटम का होता है। सो अल्फा पार्टिकल इज जस्ट लाइक अ हीलियम एटम, यस और नो। ये कंसेप्ट, जब अल्फा पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, उस अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया किसने? गाइगर एंड मार्सडन ने, ठीक है। वो नेक्स्ट आता है हमारा गाइगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। इलेवंथ क्लास में तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन 12th क्लास में कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। मतलब जनरली आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब दी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो बच्चे क्या लिख कर आते हैं? एटम इज स्फेरिकल, अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द एटम,
में इन सर्कुलर ऑर्बिट। क्या यही आंसर है उसका? क्योंकि क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। उन्होंने मॉडल डिस्क्राइब करने को नहीं बोला है, क्या बोला है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब जो उन्होंने किया, ठीक है, व्हाट दे डिड परफॉर्म, वो उन्होंने किया। बात समझ में आ रही है? सो गाइगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट पूछा, मतलब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पूछा जा रहा है, आपको एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट बताना है। और अगर एग्जाम में ये पूछा है तो देखिए हम रदरफोर्ड में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं उसका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन। डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, या तो प्लस या माइनस। कोई भी एक्सपेरिमेंट के दो ही परिणाम हो सकते हैं ना, या तो आपके फेवर में आएगा या आपके फेवर में नहीं होगा। यानी हर मैच के दो ही काम हो सकते हैं, या तो जीतोगे या। वैसे ही उस एक्सपेरिमेंट का कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन होगा में। और उस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या सीखा, यानी उस ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन, और उससे बनाया गया मॉडल। क्योंकि हमें करना क्या है, एटम का मॉडल बनाना है। एटम का मॉडल मतलब हमारा एम क्या है, थॉमसन क्या कर रहा था, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का प्रॉपर अरेंजमेंट ढूंढ रहा है। उनमें रदरफोर्ड भी ये कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ रहता है, प्रोटॉन एग्जैक्टली कहाँ रहता है, हाउ दे आर रिसाइडिंग इनसाइड द एटम, उनमें इसे जानना, इसे पहचाना, इसे ही ढूंढना, ये क्या कहलाता है, एटॉमिक मॉडल्स। तो हम एटम के अंदर ही ढूंढ। तो पहला एक्सपेरिमेंट जन्म, और 11th में याद करिए एक्सपेरिमेंट से पहले भी मैंने एक पॉइंट पढ़ाया है, एक्सपेक्टेशन। उनमें अगर किसी को याद आएगा कि एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ही उनमें, ठीक है। मान लीजिए भाई आपको पता है मतलब दो टीमों के बीच मैच हो रहा है, उनमें 11-11 खिलाड़ी को मैच होना था, लेकिन एक खिलाड़ी के मैच के ठीक टॉस होने के बाद ही उनमें 9 खिलाड़ी इंजूरियस हो जाते हैं। तो अब उस मैच का परिणाम क्या होगा? दो ही खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं, मुझ में देखो पहले से असम्पशन आ गया ना भाई, ये एक्सपेक्टेशन है, पूरी पूरी उम्मीद है कि ये टीम हार जाएगी। ठीक है, अब फिक्सिंग नहीं, वो कुछ भी हो सकता है भाई ना, कहानी में कुछ भी ट्विस्ट हो सकता है मुझ में, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन तो है ना। तो रादर गाइगर एंड मार्सन ने भी यही किया था। बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ही अज्यूम दैट थॉमसन मॉडल इज करेक्ट। क्योंकि थॉमसन के मॉडल अच्छा थॉमसन के सामने किसी की खड़े होने की औकात भी नहीं थी उनमें। थॉमसन का कोई अपोज करे, जैसे बायो के में जो दादागिरी थी वो किसकी थी भाई? डार्विन की। डार्विन का जो था बिल्कुल दबदबा था मुझे में ना, बायो में जो था उस टाइम में, जो डार्विन इरा का जो टाइम था उसको डार्विन इरा ही बोला जाता है, पूरा एक इरा मुझे में है ना। तो उनका एक पूरा वर्चस्व था मुझ में। और ऐसे ही थॉमसन ने जो पॉइंट्स बताए वो अपने आप में बहुत, आप सोचिए जिस समय ये सारे काम हुए उस समय इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऐसे कोई इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, और सेल नहीं दिखती नेकेड आई से, और ये लोग एटम के बारे में बात करते थे, उनके बारे में पॉइंट्स बताते थे। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा अचीवमेंट था मुझमें उस टाइम और उस पीरियड में जाकर अगर सोचोगे मुझमें, और वहाँ के फिनोमेना के बारे में कि किस कंडीशंस में उन्होंने परफॉर्म किए। सो हम वो नहीं जाना चाह रहे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, क्योंकि लैंग्वेज कैसी लिखी होती है, डिस्क्राइब दी, राइट डाउन दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ गाइगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। हमें तो बस पीछे दिखता है कि रदरफोर्ड मॉडल वर्ड मतलब मॉडल लिख दो, पूछा क्या गया वो देखो। आपसे ऑब्जर्वेशन पूछे तो ऑब्जर्वेशन ही लिखना है, एक्सपेरिमेंट पूछा गया तो एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेनेशन। और अगर ऐसा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तब जाकर आपको मॉडल लिखना है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे उन्होंने परफॉर्म किया, प्रॉपरली पूरा नहीं, लेकिन इतना शॉर्ट में चलेंगे। सबको पता है दे हैव टेकन अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, यस और नो, एक थिन गोल्ड फॉइल यानी एटम के ऊपर ली, और इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, यहाँ से लेड सेपरेटर लगाए हैं ताकि जो बीम है वो बिल्कुल इसी के ऊपर स्ट्राइक हो।
और यहाँ रखा हुआ है हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसमें से अल्फा पार्टिकल को टारगेट किया जा रहा है, ओनली अल्फा पार्टिकल्स उनमें विल स्ट्राइक ऑन दिस अ वेरी वेरी थीन गोल्ड फॉइल एंड द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो में ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। द अल्फा पार्टिकल विच इज स्ट्राइकिंग ऑन अ वेरी वेरी थीन गोल्ड फॉइल। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा समझ में। मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ कि यहाँ गोल्ड फॉइल का ही क्यों इस्तेमाल हुआ, थीन ही क्यों होता है, बल्कि मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ अ थीन फॉइल ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब आंसर बाद में देना है, लेकिन सोच के रखना है प्रॉपरली कि क्या वर्डिंग से आएगी। गोल्ड फॉइल को हटाकर क्या लगा दिया हमने, अब बोले सॉलिड हाइड्रोजन, तो सॉलिड हाइड्रोजन बनाया जा सकता है, क्या करेंगे उसको फ्रीज कर देंगे भाई। उसको क्या करना है, फ्रीज करना है। तो यहाँ गोल्ड फॉइल की जगह सॉलिड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा तो क्या होगा उनमें, वो बात का है। लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट, ये अल्फा पार्टिकल और आप सबको पता है कि पीछे क्या लगी हुई है, एक क्या लगी भाई, जिंक सल्फाइड की रोटेटिंग स्क्रीन में, जहां पर इन अल्फा पार्टिकल्स के स्पॉट्स आएंगे, क्या आएंगे में, जो आपको बताएगा कि अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे किन किन पार्ट्स पे अटैक कर रहा है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ गाइगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट में। व्हाट दे परफॉर्म, दे हैव टेकन, एक्सपेरिमेंट को कैसे लिखना है, दे हैव टेकन अ थीन वेरी थीन गोल्ड फॉइल, ऑन दिस वेरी थीन गोल्ड फॉइल द अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड में विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, अब गोल्ड फॉइल जो यहां पर ली गई और ये आए स्पॉट्स, तो उन स्पॉट्स का ऑब्जर्वेशन कि स्पॉट्स उन्हें मिले कैसे। दिस इज द फिगर ऑफ गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट। मतलब ये कब बनाना है, जब एक्सपेरिमेंट पूछा जाए तभी बनाना है। हम क्या बोलते हैं, जब मॉडल आता है तब भी ये फिगर बना के आ जाता है। ठीक है, हालांकि 12th CBSE में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, है ना, दे डिडंट आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो आने थे वो 11th में इस तरह के क्वेश्चंस आ गए हैं उनमें। बट अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, यानी कि पेंडेमिक वाली अगर मैं बात करूँ उनमें, और अगर पेपर को बहुत ईजी बनाना है उनमें, जैसा इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनमें, अब सिंपल विदाउट अ ट्रिकी लैंग्वेज उनमें व्हाट यू, हो सकता है कि एक सिंपल क्वेश्चन आई मैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही एक डिस्क्राइब कर दूँ, जो आज तक नहीं आए ऐसे क्वेश्चंस भी अब इस साल उम्मीद है कि ईजीनेस को बढ़ाने के लिए उनमें, कि एटलीस्ट बच्चे ने ये तो याद किया होगा जो 11th का है उनमें। सो हमें और इस चैप्टर को आगे तक पूरा समझने के लिए ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, उनके ऑब्जर्वेशंस क्या है, और सो दिस इज द फिगर ऑफ गाइगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट लिखना ज़्यादा कुछ नहीं है उनमें। 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड from a radioactive substance on a very thin gold foil and behind this very thin gold foil a rotating screen of zinc sulfide is present. On this screen a spot of radioactive particles can be seen easily क्योंकि यहाँ पर उसके स्पॉट अलग ही नज़र आएंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीन पे जहाँ टकराता है वहाँ पर क्या बन जाता है, स्पॉट बन जाता है, और उस स्पॉट से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, स्कैटरिंग एंगल। क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, तो अभी स्कैटरिंग एंगल क्या होगा वो भी डिफाइन करेंगे। लेकिन नाउ ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, गाइगर एंड मार्सन। कम टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ गाइगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गाइगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट। इफ अ ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन, इसके बीच में भाई, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें उनमें, और मैं भी इस ग्राफ को डायरेक्ट ऐसे ही बना रहा हूँ उनमें, तो भाई मेरी जो हेल्प करेंगे वो 13 वाले स्टूडेंट। ये ग्राफ क्या शो करता है, कुछ याद आ रहा है उनमें? ओनली राहुल एंड मुनाफ। मान लो अगर मैं यहाँ स्कैटरिंग एंगल ले लूँ तो यहाँ क्या आएगा,
इफ अ ग्राफ, कोई आइडिया नहीं पता? इफ अ ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered and scattering angle थीटा, इन दो के बीच ग्राफ खींचा गया है. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय, तो एन वर्सेस थीटा. कितने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए उनमें और स्कैटरिंग है. द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल. अब आप लोगों ने सबने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, तो डेविएशन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा. डेविएशन का मतलब क्या होता है मुझे में इतना तो समझते हैं ना भाई. अगर मैं रिफ्लेक्शन की या रिफ्रैक्शन की बात करता हूं, तो अगर लाइट यहां आ रही है मुझ में और वह इधर चली गई, तो आप इसका डेविएशन एंगल ड्रॉ कर सकते हो क्या? यही होगा. ये क्या बता रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन, जो अपने पाथ से कितना डेविएट हो गया. तो ये स्कैटरिंग एंगल क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने एंगल से डेविएट हुआ. अगर अल्फा पार्टिकल सीधा आया और ऐसे कि ऐसे ही चला गया, तो बताओ भाई डेविएशन कितना हुआ? 0. लेकिन ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो डेविएशन एंगल तो समझ में आ रहा है मुझ में. और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कि उस एंगल पे ऐसे कितने पार्टिकल्स ने बिहेवियर शो किया. जब स्कैटरिंग एंगल हम लगभग 0 यानी बहुत ही कम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचो भाई, मतलब ये ऐसा है, ऐसा चल रहा है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ. जब स्कैटरिंग एंगल लगभग 0 है, मतलब 0 के बराबर है, तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत सारे हैं. इतना तो ग्राफ पढ़ना तो आता है ना. इस पॉइंट को ऐसे मिला के देखेंगे. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस लीनियरली विदाउट एनी डेविएशन फ्रॉम देयर नॉर्मल पाथ. ये यही बता रहा है ना. और अगर यहां बढ़ा दूं तो a very very less alpha particle shows large angle deviation. Large number of alpha particle shows small angle deviation, and most of the alpha particle shows, most of the particle कहाँ आएगा? यहाँ, ठीक है. in very very few alpha particle shows large angle deviation. तो हम इस ग्राफ से भी क्या बना सकते हैं? ऑब्जर्वेशन. ये क्या बता रहा हूं, जो इन्होंने यहां देखा उसका उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है. जो यहां पर देखा उनमें उसका उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया. अगर इसी एक्सपेरिमेंट को मैं एक एटम के फॉर्म में बनाऊं, मान लीजिए ये एक सिंगल एटम है. अब बोले सर वो तो बहुत छोटा होता है, तो पढ़ाने के लिए बड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना. वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं कि बोर्ड पे मैं एटम बना रहा हूं. इसके ऊपर क्या किया गया? इसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई. पीछे स्क्रीन लगी हुई है, यहां पर अब ये अल्फा पार्टिकल, और ये इमेजिन किया जा रहा है कि थॉमसन का मॉडल क्या है? करेक्ट है. तो उस अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्टिकल, एक भी पॉजिटिव पार्टिकल एटम के अंदर से तो गुजर ही नहीं सकता था. मतलब स्क्रीन के ठीक, एटम के ठीक पीछे एक भी स्पॉट नहीं होना चाहिए. ये क्या है? एक्सपेक्टेशन. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले थे, और वो सोच रहे थे कि सबसे ज्यादा स्पॉट कहां मिलेंगे? यहां पे. आ रहा समझ में? और लार्ज एंगल डेविएशन में भी नहीं होना था. क्यों? क्योंकि लार्ज एंगल डेविएशन में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत हेवी है. कैसा है? ठीक है. और मास कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो बहुत ज्यादा लार्ज एंगल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझ में.
और जीरो एंगल डेविएशन भी एक्सपेक्टेड नहीं था, स्मॉल एंगल डेविएशन ही एक्सपेक्टेड थे कि बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे स्मॉल एंगल, मतलब बहुत सारे, मतलब वेरी वेरी स्मॉल एंगल भी नहीं, ये वाले कि सबसे ज्यादा यहां होना चाहिए था वेटेज। ये एक्सपेक्टेशन के पॉइंट्स थे। और यही कुछ फिगर आपको याद आ रहा होगा। नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कैसा था, ठीक है, इसके बीच मैथमेटिकल रिलेशन कैसा है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin to the power 4 θ/2, मुझे याद आ रहा है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड यानी स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin to the power। ये नहीं पूछना है कि ये कैसे आया और क्या है, ये सब इनके पास, क्योंकि इसका एक पूरा डेटा था उनके पास। हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स दे आर प्रोजेक्टेड एंड हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड, यानी स्पॉट से वो काउंट कर सकते थे उनमें, और उसका उन्होंने एक मैथमेटिकली उसको एक रिलेशन में कन्वर्ट किया। सो ऑब्जर्वेशन यानी डॉट्स की काउंटिंग के बेस पे ये रिलेशन आया है, मतलब इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं, इट्स ऑब्जर्वेशन का काउंटिंग है। लेकिन ऑब्जर्वेशन यहीं पर ये हटा दूँ ना, ये चलेगा। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, गाइगर मासन एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन का अगर मैं फिगर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनता है, आप सबको ध्यान है। तीन तरह की लाइंस आपको नजर आएगी, सीधी चली गई, छोटे से एंगल पे डेविएट हो गई। इसका अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, क्या अगर मान लीजिए अल्फा आ रहा है, जाना था ऐसा, कैसे चला गया, इधर चला गया, तो अपने पाथ से डेविएट हो गया। ये क्या है, हम इसे यहां से, मतलब ये कितना डेविएट हुआ, ये उस डेविएशन के पॉइंट को, हालांकि हम उसे सेंट्रल लाइन से देखते हैं, हमेशा किससे लाइन से देखा जाता है, सेंट्रल लाइन से, बट अभी ये बता रहा हूँ। तो अब इसको भी ये फिर बाद में हम इस एंगल को डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये 180 से ये वाला थीटा है, तो इतना तो पता ही है ना, वो मैथ्स वाले, वो कौन सी थ्योरम होती है ना जो पढ़ते हैं आप, ऐसा 11 याद आ रहा हो ना भाई। अगर बी मान लीजिए 120 डिग्री है तो एंगल ए कितने डिग्री होगा, मुझे को बताएगा भाई, उन्हीं में नहीं, जिसे पूछा जाए वही बताया तो अच्छा रहेगा। मुझे में, और ये थ्योरम का नाम तो मेरे को पता नहीं है, मुझे में हमने मेरा जहानुद्दीन हवा इसमें मदद करेगा बेटा। ये थ्योरम का नाम क्या बेटा, ये कौन सी थ्योरम थी, नहीं पर थ्योरम क्या है, थ्योरम याद नहीं है ना मुझे में, बड़ा मुश्किल होता है मुझे में। इसका नाम नहीं था, प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, समेशन ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। मुझे में, चलो भाई, तो ठीक है भाई, मतलब कुल मिला के ऐसी प्रॉपर्टी तो है ना मुझे में, तो वो तो ऐसा नहीं सोचना है कि बोले सर ये वाला बनाया तो ये वाला भी बुक में ये वाला एंगल होता है, ये मैंने कहा अगर ये पता हो तो ये भी निकाल सकते हो ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं खड़ा करना। ये जो तीन लाइन है, ये यही 3 पॉइंट यहाँ पे भी है, ठीक है, ये 3 लाइन इस ग्राफ में भी है, कोई बता सकता है कहां पर है, जिसको पता हो जस्ट रेज द हैंड। ये तीनों लाइन इस ग्राफ में भी दिखाई दे रही है उनमें, यस मुंशी भाई, 1 वाला सबसे टॉप पर होगा, 1 वाला सबसे टॉप पे, ये 2 वाला मिडिल में होगा और 3 वाला लास्ट में होगा। 1 वाला क्या शो कर रहा है, द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल
पासेस लीनियरली विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? इसका एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब मैं ऐसा लिखूं क्या यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री भाई लिख दूं? और यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। और ये जो लाइन 2 है इसका थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये इस रेंज में आ गया। मतलब ये तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, जबकि ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि गोल्ड फॉइल के अंदर से एटम कैसे जा सकता है भाई? अगर पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट है, थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग पूरे एटम में प्लस चार्ज फैला है, इफ पॉजिटिव चार्ज, तो एटम के अंदर जा ही नहीं सकता अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा खुद कौन है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो स्क्रीन के ठीक पीछे यानी 0 डिग्री का एंगल तो आना ही नहीं था, 0 डिग्री का एंगल पॉसिबल नहीं था। नेगेटिव लिखा है, क्या अल्फा नेगेटिव आपने लिखा है, अल्फा नेगेटिव, अल्फा पॉजिटिव है इसलिए तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अभी लिखाया था मैंने बीटा पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बीटा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अल्फा किसकी तरफ जाएगा बेटा? नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, नेगेटिव प्लेट। समझ में? तो इतना तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं कि मेल किसकी तरफ जाता है। और अगर तेरे को ये जानकारी नहीं है तो तू क्या है वो सोचना पड़ेगा। चलो हमारा मुंशी भाई बीच में एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा है। चलो भाई, सो ये 3 लाइंस या 3 ग्राफ में हमको अलग नज़र आ रही है ये। सो अगर ऑब्जर्वेशंस आपको लिखने को आए तो सिर्फ लाइन नहीं, पॉइंट्स नहीं लिखना है, आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। आप ग्राफ भी ड्रॉ करोगे, ये वाला फिगर भी ड्रॉ करोगे, और उसके नीचे लाइन। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल only में pass straight without a deviation, it means at theta equal to 0 degree. A very few alpha particles, कुछ बुक में ऐसा लिखा है 1 in 18,000, ठीक है? कुछ बुक्स 1 out of 18,000 लिखती है, कुछ बुक्स लिखते हैं 1 out of 8,000। मतलब अगर 8,000 अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की हो तो उसमें से एक 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक होता है, वो अपना पाथ को रिट्रेस करता है। उनमें a very few, most of the alpha particle passes straight, a very few particle shows a large angle deviation of 180 degree, and some of the alpha particle deviate at small angle, deviated रटना नहीं। अगर आपको ये फिगर ध्यान है तो आप खुद भी ये पॉइंट बना सकते हो। आपको इतना लिखने भी नहीं आती है, आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती है, तो इतना तो लिख सकते हो ना। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन, इतना तो लिख सकते हो ना। ये क्या होंगे? किसके? और बोले ये भूल गए, गाइगर एंड मासन एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने परफॉर्म किया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो प्रूफ हो गया। अब यहां आकर प्रूफ होता है कि थॉमसन का मॉडल फेल है, गलत है, और कोई और नया मॉडल देना होगा। लेकिन हम नया मॉडल तब दे सकते हैं जब इनके स्ट्रेट जाने का कारण पता हो, इसके लार्ज एंगल डेविएशन का रीज़न पता हो उनमें, और स्मॉल एंगल डेविएशन का रीज़न हो। सो नाउ कम टू दी एक्सप्लेनेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है उनमें। मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आप सबके पास लिखा है। वाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेज स्ट्रेट लीनियरली विदाउट एनी एंगल ऑफ डेविएशन? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये पहला पॉइंट है किसका? एक्सप्लेनेशन का। तीन ऑब्जर्वेशन, 3 एक्सप्लेनेशन। पहली लाइन के लिए एक्सप्लेनेशन आया, मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, पूरी एम्प्टी, खाली है बहुत सारी जगह।
क्योंकि ना तो वहाँ पे प्लस, और आप में से कईयों के दिमाग में ये आएगा उसमें कि सर प्लस को माइनस इलेक्ट्रॉन भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा ना उसमें, लेकिन अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इतनी तेज़ी से बम्बार्डेड है उसमें, ठीक है। बिल्कुल ये तो वही हो गया ना कि कोई बहुत तेज़ी से बाइक पे जा रहा है और आप 14 फेब को कोशिश करो उसको गुलाब का फूल देने की, है ना, तो वो नहीं पॉसिबल है उनमें। आप ऐसे तो ना रास्ते चलते किसी को भी पकड़ा दोगे। ये इलेक्ट्रॉन का मतलब छोटा सा, इसकी कोई औकात ही नहीं अल्फा के सामने उनमें। अल्फा पार्टिकल इतना हेवी पार्टिकल है उनमें, और ये भी जब हम हाइड्रोजन की शीट लगाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा उनमें कि अगर अल्फा पार्टिकल के सामने हाइड्रोजन की शीट लगाते तो हाइड्रोजन का क्या हर्ष होगा, है ना। वो इलेक्ट्रॉन उनमें, तो इलेक्ट्रॉन का अल्फा पार्टिकल पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसी भी कहावत से जोड़ सकते हो उनमें कि कार में बैठ के भाई ऐश्वर्या जा रही हो, तुम गुलाब का फूल लेके खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। वो है ना, कौन तुम उसके लिए कोई भाई अपने माइंड के लिए ये सब रूल अप्लाई नहीं होते हैं। चलो सब पहला, दूसरा लाइन, a very some of the alpha particle shows a deviation at a small angle। अल्फा पार्टिकल को धक्का देने इसके लिए बहुत क्या चाहिए, पावर। लेकिन थॉमसन बाबा क्या बोल के गए थे, नॉट ओनली द चार्ज while complete mass of the atom is also uniformly distributed inside the atom। ठीक है, थॉमसन के उस पॉइंट का मतलब ये है कि चार्ज के साथ साथ मास भी, कि अगर आपने एटम को इतना कट कर दिया तो मास भी कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे वाटरमेलन, कि अगर वाटरमेलन को आपने हाफ कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि खरीदने से पहले 1 किलो, काटने के बाद भी 1 किलो वो नहीं होगा। अगर वाटरमेलन को कट कर दिया है, हाफ वाटरमेलन है, तो उसका वेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वाटरमेलन का मास कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कैसा है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ऐसा होगा। और हैवी अल्फा पार्टिकल को अगर कोई धक्का दे रहा है, उसको बोल रहा है कि तुम, मतलब ऐसा किसी ने उसको दे, अब एक होता है देखो कोई आपके सामने तेजी से दौड़ता है और आपने वो रजनीकांत वो तो पीछे ही चले है ना, साउथ इंडियन मूवी में, और अपनी बॉलीवुड मूवी मतलब अगर कोई दौड़ते हुए आ रहा है तो धक्का दे तो वहीं गिर गया है ना। साउथ इंडियन मूवी में तो पूरा पीछे चला जाता है। तो ये यहाँ रजनीकांत यहाँ है उनमें। आपने अगर स्मॉल एंगल पे किसी को डेविएट किया है कि वो जिस रास्ते से आया था और आपके धक्का देने से वो इधर गिर गया है, मतलब हल्का सा डेविएट हो गया है उनमें, मतलब अल्फा पार्टिकल को रिपेल करने के लिए और पुश करने के लिए दोनों आवश्यक है, चार्ज भी और मास भी। और अगर बहुत सारा स्पेस खाली है, इसका मतलब द कंप्लीट चार्ज and the complete mass of the atom is concentrated at the center of the atom। ये हिंट कहां से मिली, पॉइंट नंबर 2 से, कि वो बिल्कुल कम स्पेस में है। लेकिन तीसरे पॉइंट ने मास पर कंप्लीट मोहर लगा दिया, मतलब फाइनलाइज कर दिया। तीसरे ऑब्जर्वेशन ने इस बात को 101% कंफर्म कर दिया कि पूरा मास यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब चार्ज तो है ही, इसके अकॉर्डिंग चार्ज है और थोड़ा मास है, लेकिन पूरा ही मास कॉन्सेंट्रेटेड है। वो किसने बता दिया, क्योंकि जब बिल्कुल सेंटर पे कोई आ रहा है और उसको इतनी और हेवी अल्फा पार्टिकल को इतनी तेजी से रिपेल करना कि वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया, उनमें ये रिपल्शन तभी पॉसिबल है जब एटम का पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, सेंटर पे। हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत लाइटली लेकर सुनकर अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स से थ्योरेटिकल AR जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस यहाँ इस पॉइंट पे बना दिए जाते हैं, है ना, जो मैं भी थोड़ा सा देर में यूज़ करने वाला हूँ। वो पॉइंट्स पे फोकस करेगा। यहाँ क्लियर है। सो ये जो लार्ज एंगल डेविएशन ही बता रहा है कि मास पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पर, सेंटर पे। ये क्या हो गए, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी।
ठीक है। चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। थर्ड पॉइंट, नॉट ओनली द चार्ज वाइल कंप्लीट मास ऑफ द एटम इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। दिस आर द तीन ऑब्जर्वेशन के तीन। उसके बाद आएगा हमारा मॉडल। समझ में, इन ऑब्जर्वेशन और इन एक्सप्लेनेशन के बेस पे रदर जब ये सारे हो गए, ये पूरा डेटा कलेक्ट किया, गाइगर एंड मार्सडन ने अपने प्रोफेसर रदरफोर्ड को दिया, उनके साथ बैठकर डिस्कस करके उनमें उन्होंने एक मॉडल प्रिस्क्राइब किया, उनमें कि पूरा एक मॉडल जो है एटम ऐसा दिखता है, एटम का एक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया। और इस एटम के स्ट्रक्चर के लिए क्योंकि गाइगर एंड मार्सडन कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, उनके पास इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं था। वहाँ पर उनके प्रोफेसर जो उनके गुरु हैं रदरफोर्ड, उन्होंने उनको हेल्प किया और इसे सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया। और वहीं रदरफोर्ड की सबसे बड़ी गलती थी उनमें, ठीक है, जिसको वो कंपेयर करके बहुत खुश हो रहे थे, बाद में उसकी धज्जियाँ उड़ा दी किसने भाई? मैक्सवेल ने। ठीक है, तो मैक्सवेल ने उस पूरे सोलर सिस्टम मॉडल, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत अच्छा सा नाम दिया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम मॉडल, समझ में, और मैक्सवेल ने उसके पूरे कचरे कर दिए थे। ठीक है, अब मॉडल की कचरे करना मतलब रदरफोर्ड की कचरे करना है। ठीक है, है ना, तो थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर अभी तो 12th वाला हिस्सा अब शुरू होगा, ये तो 11th का चल रहा है सब कुछ। कहाँ थे? मॉडल। ठीक है, अच्छा मॉडल शब्द बोलो ना तो खतरनाक लगता था। ठीक है, मॉडलिंग मॉडल वो में तो अलग अलग। चलो भाई, सो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुछ नहीं पॉइंट्स। पहला पॉइंट, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल का फर्स्ट पॉइंट, एटम इज स्फेरिकल। डाल्टन नहीं पढ़ रहे हैं। वो मेरी क्लास में सब पीके क्यों आते भाई? वो बहुत अलग चीज सप्लाई करता है। एटम इज स्फेरिकल। सेकेंड, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थर्ड पॉइंट, the complete positive charge and mass of the atom is concentrated at the center of the atom, which is known as nucleus. So, who discovered nucleus? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, विच इज नोन एज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की डेफिनेशन भी आ गई। फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा? अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल electron revolve around the nucleus just like a planets revolve around the sun। बस ये जो लाइन लिखी थी ना, ये लाइन ने रदरफोर्ड की वाट लगा दी थी। ठीक है, यहाँ पे सारा कंफ्यूजन का मामला क्लियर मतलब खड़ा हो गया था। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल के क्या हो गए? पोस्टुलेट्स उनमें। ठीक है, तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। उनमें यहाँ तक कोई दिक्कत? उनमें मतलब ये पोस्टुलेट्स। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये बहुत है, यहाँ से आपका 12th का टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कर देना। उनमें अपने पुट अप हेडिंग अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी। नाउ व्हाट इज अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी? इसमें मेरी हेल्प करेगा वो, जी मैं मुनाफ बता सकता है कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी और क्या होता है ये ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, क्योंकि ट्रेजेक्टरी वर्ड फिजिक्स में भी आता है।
सर जो पाथ होता है उसको पाथ को क्या कहा जाता है? ट्रेजेक्ट्री। अल्फा पार्टिकल के पाथ की स्टडी करना, द स्टडी ऑफ अल्फा पार्टिकल पाथ इज नोन एज अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। अब स्टडी करने का मतलब क्या कि जा कहीं और रहे थे और कहीं और पहुंच गए, मतलब बात वही हुई, डेविएशन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आया ऐसा और या तो ऐसा चला गया या ऐसा चला गया या सीधा चला गया। तो ये जो हमने स्टडी की कि जाना कहीं और था, जा रहा था बिल्कुल सीधा उनमें, बट किसी न किसी फैक्टर की वजह से वो क्या हो गया? डेविएट हो गया। तो हम जब उसके पाथ की स्टडी कर रहे हैं, जब उसको हम ध्यान से देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल ऐसा आया और ऐसा चला गया, तो ये जो आपने स्टडी की कि ऐसा आया और ऐसा गया, यही क्या कहलाता है? कि उसके पाथ की स्टडी करना, दैट इज अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। लेकिन इस ट्रेजेक्ट्री को मेज़र कैसे किया जा सकता है? इस ट्रेजेक्ट्री का रिलेशन क्या है समझ में? और इस ट्रेजेक्ट्री को जो मेज़र हम करते हैं समझ में, वो मेज़रमेंट इसका जो बनता है समझ में, दैट इज़ बेस्ड ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर समझ में। ठीक है, सो आप सबने हेडिंग डाल रखा होगा अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। हेडिंग डालो अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, उसकी डेफिनेशन लिखो, द स्टडी ऑफ पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, the study of path of alpha particle in Rutherford experiment is known as alpha particle trajectory। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, है ना। अब यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो, कोई भूल जाता है तो भाई अपने ऊपर कॉपी के टॉप पे लिख सकता है कि द वर्ड ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ, द वर्ड ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ। अगर किसी को नहीं पता हो वो ऐसा टॉप पर लिख सकता है। में नेक्स्ट लिखो, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन बी डिड्यूस, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन बी डिड्यूस बाय वन ऑफ द फिजिकल टर्म इम्पैक्ट पैरामीटर। फुल स्टॉप लगा दो। अब यहाँ थोड़ा सा देखो भाई, देखो मैंने हेडिंग डाली है एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, आप लोगों को नहीं डलवाई है, एप्लीकेशन डाल ली है तो गड़बड़ है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल का जो एप्लीकेशन है, विद द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन वो कब निकाल सकते हैं? जब आप कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लोगे, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ लोगे, तब आपको आएगा वो निकालना। ये एप्लीकेशन में नहीं आता है। अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी इज नॉट कम अंडर द एप्लीकेशन। डाल दिया तो कोई गलत नहीं होगा, बोर्ड वालों को कोई पल्ले नहीं पड़ता, तो बस लिखना होता है। ठीक है, सो ध्यान रखना, इसका एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वी कैन, मतलब रदरफोर्ड मॉडल ने सिर्फ न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं की, बल्कि इस मॉडल का मैथमेटिकल कैलकुलेशन न्यूक्लियस की साइज डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। नाउ कम टू द इम्पैक्ट पैरामीटर। व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी, है ना। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल होते हैं, उनमें हम एनसीईआरटी का सिंबल यूज़ कर रहे हैं, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल बी उनमें। चलो भाई, अगर यहाँ से मैं फिर से राहुल या मुनाफ से पूछो भाई कि इफ़ अ ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर बी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन, तो कैसा ग्राफ होगा? नहीं। लेकिन ये कैसे रिप्रेजेंट किया है? या मैं उसको बोलूँगी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर बी, है ना। अभी ये क्वेश्चन 2 ही लोगों से है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है, तो 2 स्टूडेंट्स हैं जो 13 वाले। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर बी एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा? इनवर्सली रिलेटेड, कुछ आइडिया? चलिए कोई नहीं, हम एटम का एक फिगर या बना लेते हैं। ये है हमारा टारगेट न्यूक्लियस।
इस न्यूक्लियस के सेंटर से एक लाइन खींची जाती है, उसे कहते हैं हम सेंट्रल लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। अब आप सीधी सी बात है, जो रदरफोर्ड का एटम है वो ऐसा है ना, सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, और इसके ऊपर क्या हो रहा है? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हो रही है, अल्फा पार्टिकल की। तो कुछ अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए? स्ट्रेट, हाँ या नहीं? और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? डेविएट हो गए कुछ अल्फा पार्टिकल। सो इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से सुनना भाई, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of velocity vector of alpha particle from central line of the nucleus is known as impact parameter B। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट सी लगेगी, लेकिन अगर समझ में आ गया ये कौन है अल्फा पार्टिकल, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर होने, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूविंग है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएगा? इस अल्फा पार्टिकल का बी, ठीक है। अब ये दूसरा अल्फा पार्टिकल है, उसका बी कौन है? ये रहा। ये तीसरा अल्फा पार्टिकल है, इसका बी ये रहा। 3 बी की वैल्यू नजर आ रही है आपको? जो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, देखो उनके बी की वैल्यू बिल्कुल लार्ज है। और अगर मैं एक अल्फा पार्टिकल यहां बिल्कुल पास में नजदीक में बना दूं तो बहुत ज्यादा डेविएशन देगा, लेकिन उसका बी क्या होगा? और कम होगा। किसी का बी ज्यादा कब आएगा? जब वो बिल्कुल सीधे जाएगा। कितने लोग एग्री हैं? 4। बी क्या है पहले समझ में है? अल्फा पार्टिकल का ऐसा पाथ बना दोगे। चलो एक और नीचे बनाते हैं। देखो एक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया बेटा है ना, किसकी? भाई चलो अल्फा पार्टिकल को क्या किया? ठीक है, देखना भाई ना, क्या नाम है माविया, ऐसा है बेटा, सीधा चला गया, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल का है। हम क्या कह रहे हैं? वी कैन डिटरमाइन द ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर बी। अब मैंने कहा मेरे पास 2 अल्फा पार्टिकल, देखो एक ये रहा और एक ये रहा। मैंने कहा कि इस अल्फा पार्टिकल की बी की वैल्यू बहुत लार्ज है। अगर किसी का बी ज़्यादा कब होगा? जब उसकी सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। बी कैसे निकालेंगे? जो अल्फा पार्टिकल है वो और सेंट्रल लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा? बी। बी ज़्यादा आ रहा है मतलब वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से दूर निकलता है वो क्या होता है? सीधा चला जाता है। मतलब उसकी ट्रेजेक्टरी मतलब कैसे निकल गई कि उसका थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। उसका डेविएशन क्या हो गया? 0। हायर द वैल्यू ऑफ बी, स्मॉलर इज द एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंगल थीटा। यस और नो? स्कैटरिंग एंगल की क्या होगी? और बी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे ऐसे आड़ी मड़ी डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस टू दी पाथ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर। तो उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर को क्या बोलते हैं? एक और वर्ड में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में गया था उनमें, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वही कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर बी। आएगा समझ में? समझ में? सो अगर हम बी मतलब मैं इसको अगर एक ग्राफिकली भी अगर मैं बनाने की कोशिश करूं कि बी की वैल्यू और ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, चलो मान लीजिए थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाते जाता हूँ 100। जब बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी समझ में, डिस्टेंस भी हो जाए, यानी यहाँ पे कैसा बन जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट वाला चला जाएगा समझ में। लेकिन अगर ये सेंट्रल लाइन मान लूँ मैं, अगर इसको सेंट्रल लाइन मान रहा हूँ और कोई पार्टिकल यहाँ से जा रहा है समझ में, तो वो यहाँ से क्या हो रहा है? ऐसा डेविएट हो जाएगा ना। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम बी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन कहते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, जो आपके सामने फिगर रखा है, यही क्या कहलाएगा? बी वर्सेस सेंट्रल लाइन। अभी आप देखो इसका मुझे अगर डेविएशन पता करना है तो कैसे करूँगा? मैंने बताया था ना, यहाँ पे आप आगे बढ़ा देना, ये क्या निकल जाएगा मेरा? डेविएशन बताएगा। क्या बताएगा? ये
ध्यान रखना समझ में। ठीक ऐसा ही फिगर टेक्स्ट बुक में है समझ में, और वहाँ बहुत हल्का सा बना हुआ है थीटा, वहाँ उस थीटा बहुत लाइट बना हुआ है। अगर आपने उस अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी के ग्राफ को स्टडी नहीं किया उस फिगर को, तो वो पॉइंट आपसे हाथ से मिस हो जाएगा और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाएंगे। बोर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कॉम्पिटिटिव वालों को इफेक्ट पड़ेगा, वो ध्यान रखना। इम्पैक्ट पैरामीटर बी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज इट्स बी, ठीक है। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंगल ऑफ डेविएशन। जितना ज़्यादा बी उतना कम स्कैटरिंग। अगर किसी का थीटा 0 है, इसका मतलब उसका बी मैक्सिमम होगा बहुत ज़्यादा, उसका बी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन भी लिखा दी है, ये वाला फिगर बना सकते हो, वो रिलेशन लिख सकते हो फटाफट जरा। पैरामीटर बी को कैलकुलेट करने का उन्होंने मैथमेटिकली एक फॉर्मूला बनाया था। इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू के जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2, के जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बाय काइनेटिक एनर्जी के ई। साइन वो साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, यहाँ कॉट थीटा बाई 2 है। इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू, अगेन मैं फिर से वही बोलूँगा कि ये सारे कैसे फॉर्मूले हैं जो डिराइव नहीं होते, किसके बेस पे हैं, इन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर डिस्टेंसेस थी जिसे वो एक मैथ्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते थे। दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर बी का फॉर्मूला। बोर्ड वालों को इस फॉर्मूले पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, कोई काम का नहीं है बोर्ड में, मुझ में इसका सीबीएसई बोर्ड से कोई रिलेशन। सीबीएसई बोर्ड में इम्पैक्ट पैरामीटर बी की डेफिनेशन, ग्राफ और अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन, क्योंकि उस क्वेश्चन आता है वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये रिलेशन भी इतना ज़्यादा काम नहीं बोर्ड में, लेकिन जितना ज़्यादा डेफिनेशन काम की रखती है, ठीक है। नाउ पुट अप अ हेडिंग, यहाँ से एप्लीकेशन शुरू होता है जिसे हम नाम देते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये क्या बताती है वो हम ज़रा समझ लेते हैं। या मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग साइज ऑफ न्यूक्लियस, हाउ रदरफोर्ड डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, उन्होंने कैसे एक फॉर्मूले को डिराइव किया वो समझना। व्हेनेवर अ अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स थिन गोल्ड फॉइल देन इट हैज अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई रिवर्स हो रहा है, एकदम से कोई चलता हुआ रिपीट होता है, दौड़ कर आ रहा है और वो वापस जा रहा है, समझ रहे हो, तो उस शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी 0 होती है, चाहे कोई कितना भी। लेकिन अगर टर्न करना है, अगर आप ये दौड़ रहा है, दौड़ के वापस आ रहा है, तो ये जो जब टर्न ले रहा है ना, उस वेरी शॉर्ट मोमेंट के लिए वहाँ पे क्या होती है, इवन आप एक सर्कल में साइकिल चलाइए, आप गोल गोल घूमिए, आपकी हर मोमेंट पे वेलोसिटी 0 होती है, हमें पता नहीं चलती, और उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वो जब सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो ये मैं डिटेल में और एक बार लूँगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट हम कहाँ देखेंगे, जब रदरफोर्ड के ड्रॉबैक पढ़ेंगे, उसके ड्रॉबैक में आएगा, फिर इसकी यहाँ चर्चा क्यों नहीं। लेकिन जब मैंने कहा वेलोसिटी 0 होती है, जब वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी जब 0 हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सो द पॉइंट, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, द पॉइंट एट विच kinetic energy of alpha particles becomes 0 and converted completely to potential energy is known as distance of closest approach. The distance from the center of the nucleus, the distance or point
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एट विच, ये अगर न्यूक्लियस है, अच्छा मैं न्यूक्लियस को ZE लिखूं, कोई आपत्ति? न्यूक्लियस को मैं ZE लिख सकता हूं क्या? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? बस एक, इससे पता चलता है कि केमिस्ट्री किसी को नहीं आता, ज्ञान नहीं बांटना है, उन्हें सोचने दो। अच्छा मैं इसको ऐसा बोलूँ तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ZE। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर कौन सा चार्ज होता है? भाई 12th खत्म होने वाला है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके अंदर कौन है? प्रोटॉन है, और उतने प्रोटॉन जितना उसका एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन का वही चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इस पूरे एटम चैप्टर में न्यूक्लियस के चार्ज को ZE से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट क्यों किया जाता है, रटना नहीं है। आप अगर सोडियम को पकड़ लो, सोडियम विच इज एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, तो इसके पास प्रोटॉन जो है वो कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है ना, क्योंकि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कौन रिप्रेजेंट करता है? उसका एटॉमिक नंबर। क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट को ZEA से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये Z क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर, which represent number of electron and proton in neutral state, and in neutral state number of electron equal to number of proton। तो इसके अंदर टोटल प्रोटॉन कितने हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर है, और टोटल चार्ज कितना है? जितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 11 मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा ना। सो Z समझ में आया सभी को? समझ में। और जिसके माथे पे सल आ रहा होगा, बहुत दिक्कत वाली बात है भाई, है ना, ये साइंस लेकर हम पूरा खत्म होने आया है। और यहाँ पे सो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ZE, और अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ दौड़ रहा है। अल्फा पार्टिकल में इसी तरफ तेजी से रन करते हुए आ रहा है। अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड इटसेल्फ, और अल्फा पे कितना चार्ज है? तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2E, क्योंकि मैंने अल्फा पार्टिकल को क्या बोला है कि वो तो हीलियम है ना भाई, और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2E से। तो एक 2E पार्टिकल है और एक ZE है। सुनो, चलो कहाँ थे सब, रिदम टूट गया। अभी यहाँ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो देखो यहाँ पे लिख देना, चार्ज ऑन न्यूक्लियस ZE, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल पे नहीं, एक अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे पे नहीं भाई, एक अल्फा पार्टिकल का कितना चार्ज है? 2E का चार्ज है। न्यूक्लियस के सेंटर से वो डिस्टेंस, वो पॉइंट, द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस वेयर काइनेटिक एनर्जी 0 एंड कंप्लीटली कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि द पॉइंट एट विच काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल एंड अपोजिट टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? और पोटेंशियल एनर्जी अब कहाँ लग रही है? इधर अपोजिट में, हाँ या नहीं? तो तुम न्यूक्लियस के सेंटर से वो पॉइंट जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है, इक्वल एंड अपोजिट, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम देखा कि हमने कि एक पार्टिकल जब बिल्कुल स्ट्रेट आता है और टकरा के वापस चला जाता है, तो क्या वो वाकई में टकराता है? न्यूक्लियस, गोल्ड का न्यूक्लियस है, उसमें इतने सारे, कितने 79 प्रोटॉन्स हैं। 79 इज एटॉमिक नंबर ऑफ द गोल्ड। उनमें इतना प्रोटॉन और पूरा मास, गोल्ड का मास देखोगे एक अल्फा पार्टिकल के कई टाइम्स हैं। इतना हेवी मास और इतना ज़्यादा चार्ज वाला न्यूक्लियस, और उसके ऊपर कोई अल्फा पार्टिकल आएगा, उसमें बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे आ रहा है। जब कोई अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन पे आ रहा है तो उसको बहुत तेजी से क्या करेगा? वो रिट्रेस कर देगा,
और बिना न्यूक्लियस से टकराए, यानी न्यूक्लियस से टकराने से पहले ही वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये R0 की वैल्यू मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ ना कि न्यूक्लियस की जो साइज होगी वो इससे तो कम ही होगी। अप्रोक्सीमेट डेटा वी कैन गेट फॉर अ साइज ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस प्लीज कीप इन योर माइंड, ऑलवेज रिमेंबर इट, टॉप मोस्ट लाइन पे होना चाहिए। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। न्यूक्लियस के ये जो है इसके हमेशा लेस ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पे आपको वो पॉइंट मिले, नहीं, यहां तक तो अल्फा पार्टिकल पहुंच ही नहीं सकता है, समझ में। सो एट पॉइंट पी, मान लीजिए ऐसा लिखा है, अ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस वेयर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², या मैं इसको भी के ही रहने दूं। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हो, के जेड इंटू डी Q1 Q2 बाई आर, है नहीं? अरे भाई ई का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, है या नहीं? ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाता है, आर, क्या आ जाएगा, आर। सो दिस इज Q1, दिस इज Q2, सो जेड इंटू डूइंग 2Z² लिख दूं मैं, K 2Z² बाय R0 इक्वल टू K, ठीक है। आगे क्या लगा दूं, माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कभी माइनस में नहीं होती है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है कि ये बहुत कम वैल्यू है, एनर्जी कभी माइनस में नहीं होती, लेकिन ये इधर आएगा तो के प्लस पी इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, इक्वल एंड अपोजिट। R0 का फॉर्मूला आ गया क्या, R0 इक्वल टू 2kZ² बाय K, और यहां पर आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू ½ mv² भी पुट कर सकते हो। mv² किसका लेंगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मुझ में आई बात समझ में, उनमें आ रहा है। लेकिन हमेशा के के फॉर्म में ही क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि कभी भी जनरली जब भी न्यूमेरिकल होता है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते, इतना टिपिकल लेंदी नहीं बनाया जाता। ई की वैल्यू आपको दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है, ई की वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में कितना। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड फ्रॉम दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वी कैन प्रिडिक्ट द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस। समझ में, लिख लो इसको, जल्दी जल्दी लिखना भाई। Now it's clear about the distance of closest approach, and one of the numerical you can write, ठीक है, when a alpha particle of 7 mega electron volt, when a alpha particle of 7 mega electron volt is bombarded on a thin gold foil, when a alpha particle of 7 mega electron volt is projected on a thin gold foil, then determine the distance of closest approach। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी करना था, लेकिन समय हो गया है ना, थोड़ा सा लेट भी हो गया। कंपैरिजन बिटवीन थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल, दैट वी विल आल्सो स्टडी अबाउट दिस, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट रिगार्डिंग दिस। लेकिन आपको 7 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल दिया, मतलब क्या कर दीजिए, आपको उसकी डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दे दी है। आपको इसको क्या करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। क्योंकि W का फॉर्मूला क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट W इक्वल टू Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो अगर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, if electron travel with a difference of 1 volt, then it has a charge of 1 electron volt। तो जब 1 E और 1 वोल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो आंसर आता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये इस फॉर्मूले से आया है, ये जो है ना W इक्वल टू Q, EV का मतलब ही W का फॉर्मूला है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे रिलेट करवाया इसलिए।
आया समझ में? तो इसको पहले आप जूल में कन्वर्ट कर दोगे, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, Z की जगह क्या आ जाएगा 79 क्योंकि गोल्ड है। E की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁹ उसका स्क्वायर कर दोगे। K की वैल्यू 9 × 10⁹ 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर उनमें, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, R0 की वैल्यू आ जाएगी, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इफ अ वेरी वेरी थिन सॉलिड हाइड्रोजन, ठीक है, शीट इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ गोल्ड फॉइल, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया नहीं, लिख लेना। व्हाट विल हैपन इफ अ वेरी वेरी थिन सॉलिड हाइड्रोजन फॉइल इज यूज्ड in place of gold foil in Geiger-Marsden experiment। चलो भाई बोलो, मुनाफ आंसर यहाँ से बोल सकते हो। सर बिकॉज न्यूक्लियस का फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होगा तो वो पेनिट्रेट करके चला जाएगा। समझ में नहीं? और थोड़ा सा, हाइड्रोजन इज वेरी वेरी लाइटर एलिमेंट व्हेन अ वेरी हेवी पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड ऑन इट, समझ में, इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, समझ में। और ध्यान रखना, अब मैं जरा फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज कर रहा हूं। द कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज अ इलास्टिक कोलिजन, बट इफ हाइड्रोजन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ गोल्ड देन इट विल नॉट बी इलास्टिक। अरे वो केस कैसा होगा पता है? वो केस आप समझ रहे हो, मुझ में एक बड़ा 16 टायर वाला ट्रक, समझ रहे हो ना, इतना बड़े, मुझ में, और वो एक साइकिल वाले को ठोक रहा है कहाँ जाएगा वो, आप उसको अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। थिन फॉइल वो एटम को ही लेके निकल जाएगा, मुझ में कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, मुझ में। और जब ऐसा होता है, इस टाइप के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन नहीं कहा जाता, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कोलिजन भूल गए हो तो उसके लिए मेरे से संपर्क कर लें, मोबाइल पे नहीं, ठीक है। क्लास में कितने टाइप के कोलिजन होते हैं, है ना, क्या होता है इलास्टिक, क्या होता है इनइलास्टिक, परफेक्टली, कब हेड ऑन कहते हैं और कब ऑब्लिक कहते हैं, समझ में। तो हेड ऑन क्या है, ऑब्लाइज क्या है, कोलिजन क्या है, और ये कौन से टाइप के कोलिजन में, ठीक है। तो वो हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए उनका। बात समझ में आई? समझ में। तो अगर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया तो ये गड़बड़ मामला हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा नोट्स बनाना है, इसको रीड करना है अच्छे से, पॉइंट, मुझ में। हॉस्टल वाले फटाफट भाग जाना भाई।